नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। हम दुर्ग की चर्चा कर रहे हैं। उसमें कल हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा था। उसमें मैंने आपको कुछ प्रमुख मंदिर बताए, कुछ महल बताए, है ना। उसके अलावा विजय स्तंभ बताया और कीर्ति प्रशस्ति स्तंभ बताया, जैन कीर्ति स्तंभ बताया। उसके अलावा कुछ एक चीजें और हैं जो रह गई हैं। वो क्या है? एक तो वहां पर है गोरा बादल महल। क्या है? गोरा बादल महल। इसमें लिख लो आप, फिर हम विस्तृत चर्चा दो चीजों की करने वाले हैं। एक तो महत्वपूर्ण साक्यों की और एक विजय स्तंभ की और जैन कीर्ति स्तंभ की। एक तो है गोरा बादल महल। गोरा बादल महल। गोरा बादल महल के अलावा यहां पर है फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल जो वर्तमान में संग्रहालय के रूप में संचालित है, जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने कराया था। इसके अलावा है कुंभा महल। कुंभा महल क्या है? कुंभा महल। कल मैंने आपको श्रृंगार चौरी बताई थी, है ना। देखो, एक श्रृंगार चौरी जो है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। एक श्रृंगार चौरी जो है वो है मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग के अंदर। तो जो चित्तौड़गढ़ की श्रृंगार चौरी है उसका जो निर्माण कराया वो कराया कुंभा के कोषाध्यक्ष थे। कुंभा के कोषाध्यक्ष। और कुंभा के जो कोषाध्यक्ष थे उनका नाम था बेलाक। क्या नाम था? बेलाक। इन बेलाक ने इस चौरी का निर्माण कराया। कौन सी चौरी? श्रृंगार चौरी का निर्माण कराया। तो ये पूछा जाने वाला सवाल है कि श्रृंगार चौरी का निर्माण महाराणा कुंभा ने न करवाकर किसने कराया? कुंभा के कोषाध्यक्ष हुए। उन कोषाध्यक्ष का नाम है बेलाक। क्या नाम है? बेलाक। तो बेलाक ने इस श्रृंगार चौरी का क्या कराया? निर्माण कराया। प्रारंभ में ये शांतिनाथ जैन मंदिर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शांतिनाथ जैन मंदिर। क्या हुआ करता था? शांतिनाथ जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर कब हुआ करता था? प्रारंभ में। फिर बाद में इसके अंदर रमाबाई का विवाह किया गया। रमाबाई कौन थी? महाराणा कुंभा की पुत्री। महाराणा कुंभा की कौन थी? पुत्री। रमाबाई का विवाह किसके साथ में हुआ था? मंडलिक के साथ में। किसके साथ में? मंडलिक के साथ विवाह। मंडलिक के साथ विवाह हुआ इस चौरी के अंदर। पर अगर इसका निर्माण पूछ लिया जाए तो महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष हुए और उन कोषाध्यक्ष का नाम है बेलाक। उन्होंने इस श्रृंगार चौरी का क्या किया है? निर्माण कराया। फतेह प्रकाश महल जो है वो वर्तमान में संग्रहालय के रूप में संचालित है और इसका जो निर्माण कराया वो किसने कराया? महाराणा फतेह सिंह ने कराया। अब देखो, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ है। क्या है? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। ये विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ एक ही है। क्या है? एक ही है। इसी विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राणा कुंभा की कीर्ति का प्रतीक है। कीर्ति का प्रतीक कैसे है? 1437 के अंदर। कब? 1437 के अंदर एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर का युद्ध। किसका युद्ध हुआ? सारंगपुर का युद्ध। ये सारंगपुर का जो युद्ध हुआ है वो राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ है। किस किस के मध्य हुआ है? राणा कुंभा वर्सेस मोहम्मद खिलजी। महमूद खिलजी। जब ये महमूद खिलजी और राणा कुंभा के मध्य 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध हुआ, तब इसमें जो विजय हुए वो कौन हुए? राणा कुंभा। कब हुए? कौन हुए विजयी? राणा कुंभा। सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य के अंदर क्या बनाया गया? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनवाया गया। ये जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है, इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ वो हुआ 1440 के अंदर। निर्माण शुरू कब हुआ? 1440 में। और पूर्ण कब हुआ? अगर पूछ लिया जाए इसको पूर्ण कब कराया गया, तो इसको पूर्ण कराया गया 1448 के अंदर। 1448 ईस्वी के अंदर। ठीक है, विक्रम संवत नहीं है, ईस्वी। तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 के मध्य। किस किस के बीच हुआ? राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। कौन विजय हुआ? राणा कुंभा। इसी विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। निर्माण का काम शुरू कब किया? 1440 ईस्वी के अंदर। पूर्ण कब हुआ? 1448 ईस्वी के अंदर। फिर देखो, इसका जो वास्तुकार है वो है जेता। क्या नाम है? इसके वास्तुकार का नाम है जेता। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार का नाम क्या है? जेता। पर जब जेता की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में इसके पुत्र होते हैं पूंजा, पोमा और नापा।
पूंजा, पोमा और नापा, ये इस कीर्ति स्तंभ को पूर्ण करने का कार्य करते हैं। शुरुआत किसके द्वारा की गई? चेता के द्वारा, पर पूर्ण किसके द्वारा हुआ? पूंजा, पोमा और नापा, ये क्या है? इसके पुत्र हैं। कहते हैं कि इसको बनाने की लागत उस समय 90 लाख रुपए आई थी। कितने रुपए? 90 लाख रुपए। उस समय की लागत कितनी है? 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए उस समय की लागत थी इसको बनाने के अंदर। फिर मैंने आपको बताया था 1857 की जब क्रांति हुई थी, 2 जगह बिजली गिरी थी, एक तो चामुंडा माता के बुर्ज पे और एक विजय स्तंभ के बुर्ज पर। तो जो इसके अंदर जो है कितनी मंजिलें हैं? इस विजय स्तंभ के अंदर 9 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें? 9 मंजिलें। और 9 मंजिलों में इनकी ऊंचाई, इस विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है 120 फीट। ऊंचाई कितनी है? 120 फीट ऊंचाई है इसकी, 120 फीट। इस विजय स्तंभ के अंदर 157 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 157 सीढ़ियां हैं। इस विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, कौन सी मंजिल? तीसरी मंजिल। इस तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में क्या खुदा हुआ है? अल्लाह खुदा हुआ है। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह खुदा हुआ है। अरबी भाषा में क्या खुदा हुआ है? अल्लाह खुदा हुआ है। कहते हैं जब 1857 की क्रांति हुई और 2 जगह जब बिजली गिरी, तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल के ऊपर बिजली गिरी। तो इसका जो वापस उस 9वीं मंजिल को पूर्ण निर्माण जो कराया वो महाराजा स्वरूप सिंह ने कराया 1911 ईस्वी के अंदर। 1911 ईस्वी में महाराजा स्वरूप सिंह हुए, महाराणा स्वरूप सिंह। उन स्वरूप सिंह ने क्या कराया? इसका 9वीं मंजिल का वापस पुनर्निर्माण कराया। महाराजा स्वरूप सिंह ने किसका निर्माण कराया? 9वीं मंजिल का वापस से क्या किया? पुनर्निर्माण कराया। और क्या बातें हैं? और ये बात है कि ये जो स्तंभ है वो किसका प्रतीक है? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। किसका प्रतीक चिन्ह है? राजस्थान पुलिस का क्या है? प्रतीक चिन्ह। और क्या है? राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया है। 15 अगस्त 1949 को राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर क्या जारी किया हुआ है? डाक टिकट जारी किया है। तो 15 अगस्त 1949 को राजस्थान की प्रथम इमारत, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट क्या हुआ? जारी हुआ। डाक टिकट क्या हुआ? जारी हुआ। यहां तक की बातें लिख ली। अब देखो आगे, ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ की जो प्रथम द्वार है, विजय स्तंभ का जो द्वार है, विजय स्तंभ का क्या है? द्वार। इस विजय स्तंभ का जो द्वार है यहां पर विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। कौन सी मूर्ति लगी हुई है? विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। मतलब ये विजय स्तंभ किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। और विष्णु को समर्पित होने के कारण ही ये विष्णु ध्वजगढ़ कहलाता है। इसका अन्य नाम क्या है? विष्णु ध्वजगढ़। अन्य नाम है इसका विष्णु ध्वजगढ़। विष्णु ध्वजगढ़, या इसी को हम विजयगढ़ भी कहते हैं क्योंकि ये विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। इसके उपलक्ष्य में बनाया गया? विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। इसकी जो तुलना है फर्ग्यूसन ने रोम के टावर से की है। फर्ग्यूसन ने क्या कहा है? इसकी तुलना किससे करी है? रोम के टावर से। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने इसके लिए कहा है कि ये जो है दिल्ली की कुतुब मीनार चाहे कितनी भी मजबूत हो पर विजय स्तंभ के समान कोई भी इमारत नहीं है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार क्या है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है कि दिल्ली की कुतुब मीनार, दिल्ली की कुतुब मीनार, दिल्ली की कुतुब मीनार जितनी भी मजबूत हो, जितनी भी मजबूत हो, परंतु विजय स्तंभ जैसी नहीं है। विजय स्तंभ जैसी नहीं है। किसका प्रतीक है? राजस्थान पुलिस का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। एक बार वापस पीछे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का ही अन्य नाम कीर्ति स्तंभ है। इसी को विष्णु ध्वजगढ़ कहते हैं, इसी को विजयगढ़ कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसका जो ये जो क्यों बनाया गया, इसका कारण है कि 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध हुआ। सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ। उसमें विजय कौन होते हैं? राणा कुंभा।
इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण क्या किया, प्रारंभ किया। प्रारंभ कब किया, 1440 के अंदर, और पूर्ण कब हुआ ये, 1448 के अंदर। कितने साल लग गए, 8 साल लगे। कितने साल लग गए, 8 साल लगे। इसका जो वास्तुकार है वो क्या है, कौन है, जेता। मतलब इसको प्रारंभ किसने किया, जेता ने। पर जेता की क्या होती है, बाद में मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के बाद में इसके जो पुत्र हैं पूंजा, पोमा और नापा, ये इसमें सहयोग करते हैं और इसका निर्माण कार्य क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसमें जो लागत है वो उस समय के 90 लाख रुपए के बराबर है, उस समय के 90 लाख रुपए के बराबर है। फिर ये जो कीर्ति स्तंभ है 15 अगस्त 1949 को राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर क्या जारी किया गया है, डाक टिकट जारी किया गया है। इसके अंदर कितनी मंजिलें हैं, तो 9 मंजिलें। 9 मंजिलें कितनी ऊंचाई पर है, 120 फीट की ऊंचाई पर है। सीढ़ियां कितनी है, 157 सीढ़ियां हैं। इसकी जो तीसरी मंजिल है उसके ऊपर अरबी भाषा में क्या खुदा हुआ है, अल्लाह खुदा हुआ है। अरबी भाषा में क्या खुदा हुआ है, अल्लाह खुदा हुआ है। पर कहते हैं कि इसकी 8वीं मंजिल के ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 8वीं मंजिल पर क्या है, तो 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। और 9वीं मंजिल जो है वो 1857 की जब क्रांति हुई तो 2 जगह बिजली गिरी, एक तो चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ और एक यहाँ गिरी विजय स्तंभ पर। तो 9वीं जो मंजिल है वो खंडित हो गई थी। खंडित होने के बाद में 1911 के अंदर महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इसका क्या किया गया, 9वीं मंजिल का वापस पुनरुद्धार किया गया। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि विजय स्तंभ का जो द्वार है वहां पर विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, और विष्णु की मूर्ति लगे होने के कारण ये विजय स्तंभ जो है वो किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, विष्णु ध्वजगढ़ या विजयगढ़ कहा जाता है। इसकी जो तुलना फर्ग्यूसन ने करी है वो रोम के टावर से करी है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे करी है, रोम के टावर से। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि दिल्ली की कुतुब मीनार चाहे कितनी भी मजबूत हो पर विजय स्तंभ का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो ये जो बातें हैं ये एग्जाम के अंदर आ जाती है कि कर्नल जेम्स टोड किसके अनुसार ये कहा गया है कि दिल्ली की कुतुब मीनार जितनी मजबूत है परंतु विजय स्तंभ जैसी नहीं है, तो किसके अनुसार कहा गया है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कहा गया। ठीक है, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ एक ही है, अब आप ध्यान रखेंगे। अगला जो आता है जैन कीर्ति स्तंभ। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, ऋषभ देव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, ऋषभ देव या आदिनाथ। ऋषभ देव ही कौन है, आदिनाथ। इनका एक और अन्य नाम क्या है, आदिनाथ। इनको समर्पित है, ये आदिनाथ को समर्पित, ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित। इसके अलावा ये जो दुर्ग है, सॉरी ये जो स्तंभ है इसका जो निर्माण किया है वो किया है अत्रि ने। किसने किया है, अत्रि ने। निर्माण कार्य शुरू किसने किया, अत्रि ने। अत्रि नामक एक वास्तुकार हुए, ये कौन है, वास्तुकार है। फिर इसको जो पूर्ण करने का काम किया है वो पूर्ण करने का काम किया है महेश ने, जो कि महेश कौन है, अत्रि के पुत्र हैं। कौन है, अत्रि के पुत्र हैं। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है इसके अंदर 7 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं, 7 मंजिलें। और इसकी जो ऊंचाई है वो 70 फीट है। कितनी ऊंचाई है, 70 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है, 70 फीट। तो जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग है। विजय स्तंभ को ही हम कीर्ति स्तंभ बोलेंगे, पर जैन कीर्ति स्तंभ आ जाए तो वो किसको समर्पित है, आदिनाथ विष्णु भगवान को समर्पित है। विजय स्तंभ आ जाए तो किसको समर्पित माना जाएगा, विष्णु को समर्पित। किसको समर्पित माना जाएगा, विष्णु को समर्पित माना जाएगा। इसका जो निर्माण कराया वो किसने कराया, अत्रि ने। फिर बाद में पूर्ण किसने कराया, इनके पुत्र हैं महेश, पुत्र ने पूर्ण कराया। इसमें कितनी मंजिलें, 7। उसमें कितनी मंजिलें, 9। वहां ऊंचाई कितनी, 120 फीट। यहाँ कितनी है, 70 फीट। फिर अब अपन इसके बाद में महत्वपूर्ण बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर 3 साके हुए हैं। साके का मतलब है केसरिया करना और जोर करना। तो सबसे पहला जो साका है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला साका, सबसे प्रथम साका, देखो प्रथम साके के अंदर क्या होता है, 28 जनवरी 1303 को, कब, 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी, पहले मैं समझा देती हूँ फिर मैं लिखा दूंगी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ आता है, दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आता है। कहां पर आता है, दिल्ली से चित्तौड़गढ़। दिल्ली से कहां आएगा ये, चित्तौड़गढ़। और दिल्ली से चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ आने के बाद में किले को भेद नहीं पाता है। किले को क्या करता है, भेद नहीं पाता है। 6 महीने तक का घेराव रखता है। कितने महीने का, 6 महीने का घेराव चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे रखता है।
6 महीने का घेराव रखता है चित्तौड़गढ़ पे। फिर योजना बनाता है, रानी पद्मिनी को देखने के बहाने रावल रतन सिंह को क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। उसके बाद में 26 अगस्त 1303 को क्या होता है, 26 अगस्त 1303 को यहां पर क्या किया जाता है, साका होता है। साका का मतलब क्या होता है, जो भाग लेने वाले शासक हैं वो तो कौन है, रावल रतन सिंह। शासक कौन है, रावल रतन सिंह, हाँ रावल रतन सिंह। फिर इनके जो सेनापति है वो कौन है, गोरा और बादल। कौन है, गोरा और बादल। ये गोरा और जो बादल है ये आपस में चाचा भतीजा हैं। क्या है, चाचा भतीजा। और चाचा भतीजा भी किसके हैं, पद्मनी। किसके हैं, पद्मनी। और जौहर किसके नेतृत्व में किया जाता है, तो जौहर किसके नेतृत्व में किया जाता है, रानी पद्मनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, रानी पद्मनी के नेतृत्व में 1303 के अंदर। तो इसमें लिख लेते हैं अपन पहले प्रथम साका, उसमें इंपोर्टेंट बातें लिख लो। प्रथम साका, अगर प्रथम साका अगर पूछ लिया जाए तो कब हुआ है, घेराव कब डाला अलाउद्दीन खिलजी ने, हाँ घेराव डाला उसने 28 जनवरी 1303 को। आक्रमण कब किया, 26 अगस्त 1303 को। 26 अगस्त 1303 को। शासक कौन थे उस समय मेवाड़ के, तो उस समय मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। कौन थे, रावल रतन सिंह। इनके साथ में इनके जो सेनापति थे वो सेनापति कौन थे, सेनापति थे गोरा और बादल। सेनापति कौन थे, गोरा व बादल। गोरा और बादल ये दोनों कौन है, चाचा भतीजा। कौन है, चाचा भतीजा। और जौहर किसके साथ, जौहर किसके नेतृत्व में हुआ है, तो जौहर हुआ है रानी पद्मनी के नेतृत्व में। रानी पद्मनी के नेतृत्व में, रानी पद्मनी के नेतृत्व में। ऐसा कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कत्लेआम का आदेश दिया। कत्लेआम का आदेश देने के बाद में क्या किया उसने, हाँ अपने पुत्रों को, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर क्या किया, खिजराबाद नाम रख दिया। किसका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद कब पड़ा, प्रथम साके के बाद। कब पड़ा, प्रथम साके के बाद। तो नोट डाल के लिख लो, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने पुत्र कौन था, खिज्र खां। खिज्र खां को सौंपकर क्या किया, इसका नाम क्या रख दिया, खिजराबाद। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद कब पड़ा, 1303 के बाद खिजराबाद कर दिया। क्या किया, खिजराबाद कर दिया। तो घेराव कब डाला था उसने, 28 जनवरी 1303 को। 6 महीने का घेराव रखा। क्या रखा, 6 महीने का घेराव रखा। एक कत्लेआम का आदेश किसने दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। एक कत्लेआम का आदेश देंगे तृतीय साके के अंदर अकबर। कौन देंगे, अकबर। तो यहां पर भी क्या हुआ है, किसका आदेश दिया, कत्लेआम का आदेश दिया गया। कत्लेआम का आदेश पर किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कोई पूछ ले कौन कौन से साके हैं जिसके अंदर कत्लेआम का आदेश दिया गया है, तो प्रथम साका और एक तृतीय साका। द्वितीय साका के अंदर कोई कत्लेआम का आदेश नहीं दिया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चले आगे, ये हो गया आपका प्रथम शाखा। तो याद रखोगे शासक कौन है उस समय, रावल रतन सिंह। सेनापति कौन है, गोरा और बादल। जौहर कौन है, रानी पद्मनी के नेतृत्व में। खिज्र खां को सौंपकर चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख दिया था, खिजराबाद रख दिया। और फिर कत्लेआम का आदेश दे दिया था। अब देखो द्वितीय शाखा। द्वितीय शाखा का जो तारीख है वो है 8 मार्च 1537। 8 मार्च 1537। देखो इस समय क्या होता है कि राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और राणा सांगा के 2 पुत्र होते हैं, एक तो होता है विक्रमादित्य और एक होता है उदय सिंह। उनकी जो रानी होती है कर्मावती। कौन होती है, रानी कर्मावती।
तो यानी जब वो जो उदय सिंह और विक्रमादित्य होते हैं वो बहुत अल्पायु होते हैं, पर विक्रमादित्य को क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। उस समय गद्दी पर कौन बैठा है, विक्रमादित्य बैठा है, पर विक्रमादित्य की जो आयु है वो बहुत कम है, वो युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं है, युद्ध करने के लिए क्या है, सक्षम नहीं है। तो उदय सिंह और विक्रमादित्य को तो बूंदी भेज दिया जाता है। बूंदी क्या है, बूंदी उनका ननिहाल है, इसलिए हम रानी कर्मावती को क्या कहते हैं, हाड़ी रानी कर्मावती, क्योंकि वहां के जो शासक है वो क्या लगाते हैं, हाड़ा, क्या लगाते हैं, हाड़ा, इसलिए हम कर्मावती को क्या कहते हैं, हाड़ी रानी कर्मावती। तो बूंदी के अंदर किसको भेज दिया जाता है, विक्रमादित्य और उदय सिंह को। उन दोनों की जो आयु है वो क्या है, कम है। पर यहाँ पर अब जो काम करेंगे यानी कि जो लड़ाई करेंगे वो करेंगे रावल बाघ सिंह, जिसका मैंने आपको बताया कि पाटन पोल के अंदर सबसे जब शुरू होता है तब स्मारक बना हुआ है। तो यहाँ पर जो शासक बनेंगे या यहाँ पर जो लड़ाई का काम करेंगे वो करेंगे रावल बाघ सिंह। कौन करेंगे, रावल बाघ सिंह। जौहर किसके नेतृत्व में होगा, तो कर्मावती के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, कर्मावती के ये वही कर्मावती है जिसने हुमायूं को क्या भेजी थी, राखी भेजी थी। क्यों भेजी थी, क्योंकि अकबर का जो जन्म हुआ है वो एक राजपूत दुर्ग के अंदर हुआ, तो उनका राजपूतों का एक एहसान है उनके ऊपर कि आपका पुत्र का जो जन्म है वो किसके अंदर हुआ है, राजपूतों के दुर्ग के अंदर हुआ है। तो इसी कारण से कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, पर हुमायूं आ नहीं पाता है। और जो आक्रमण करता है वो गुजरात का शासक कौन करता है, बहादुर शाह जफर। कौन आक्रमण करता है, बहादुर शाह जफर। साका कब होता है, 8 मार्च 1537 को। आक्रमणकारी कौन है, आक्रमणकारी है बहादुर शाह जफर। आक्रमणकारी कौन है, बहादुर शाह जफर। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए उस समय शासक कौन था, चाहे वो अल्पायु में था, पर कौन था, विक्रमादित्य था। कौन था, विक्रमादित्य। शासक कौन था उस समय, विक्रमादित्य। पर अगर ये बोल दिया जाए कि यहाँ पर केसरिया किसने किया, तो केसरिया के अंदर नाम चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा रावल बाघ सिंह। कौन हो जाएगा, रावल बाघ सिंह। ये वही रावल बाघ सिंह है जिनका स्मारक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल पर बना हुआ है, रावल बाघ सिंह। जौहर जो किया है वो किया है रानी कर्मावती ने। जौहर किसने किया है, रानी कर्मावती ने, रानी कर्मावती ने। जौहर किसने किया है, रानी कर्मावती ने। नोट डाल के लिख सकते हैं, उदय सिंह और विक्रमादित्य, उदय सिंह और विक्रमादित्य, उदय सिंह और विक्रमादित्य अल्पायु होने के कारण, अल्पायु होने के कारण, अल्पायु होने के कारण बूंदी अपने ननिहाल भेज दिए जाते हैं, अपने ननिहाल भेज दिए जाते हैं, अपने ननिहाल भेज दिए जाते हैं। बूंदी अपने ननिहाल क्या किए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। इससे जौहर के अंदर रानी कर्मावती द्वारा, रानी कर्मावती द्वारा सहायता हेतु, सहायता हेतु हुमायूं को राखी भेजी गई थी, हुमायूं को राखी भेजी गई थी, हुमायूं को क्या की गई थी, राखी भेजी गई थी। आक्रमणकारी कौन है, बहादुर शाह जफर। इसमें सब मेन बात यही है कि जो शासक है वो क्या कर रहा है, केसरिया नहीं कर रहा है। शासक कौन है, विक्रमादित्य, जो कि अल्पायु है, इसी कारण से उनको अपने ननिहाल भेज दिया जाता है। यहाँ केसरिया कौन कर रहे हैं, रावल बाघ सिंह। ये रावल बाघ सिंह है कौन, ये देवलिया के ठाकुर हैं। देवलिया एक ठिकाना हुआ करता था, वहां के सामंत थे ये। देवलिया ठाकुर कौन है, बाघ सिंह। देवलिया ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है। जौहर कौन करती है, रानी कर्मावती। और इसी कर्मावती के द्वारा सहायता के लिए हुमायूं को क्या भेजी जाती है, राखी भेजी जाती है। फिर आता है आपका तीसरा साका। कौन सा साका, तृतीय साका। पूर्ण 3 साके होने वाला एकमात्र दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ये जो तृतीय साका हुआ है ये हुआ है 25 फरवरी 1568। 25 फरवरी 1568 ये साका की दिनांक है। इस दिन युद्ध हुआ था, इस दिन युद्ध हो गया, इस दिन साका हो गया था। पर आक्रमण जो किया है, आक्रमणकारी कौन है, अकबर है। आक्रमणकारी कौन है, अकबर। और अकबर ने यहां पर घेरा कब डाला, 1567 के अंदर। अकबर ने घेरा कब डाला, 1567 में। अकबर ने घेरा डाला 1567 में। 1 वर्ष का घेरा डाला। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का घेरा डाला। यहां पर जो है, यहां पर जो केसरिया करते हैं,
यहाँ पर जो केसरिया सॉरी पहले शासक बता देती हूँ। इस समय जो शासक है वो है उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। पर उदय सिंह क्या करते हैं इस वक्त? जंगलों में भाग जाते हैं। क्या भाग जाते हैं? जंगलों में भाग जाते हैं। इसलिए कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है कि अगर राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह ना होते तो आज मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता। उदय सिंह उस वक्त क्या करते हैं? जंगलों में भाग जाते हैं। पर यहाँ पर अब बात करेंगे कि यहाँ पर केसरिया कौन करते हैं। यहाँ पर केसरिया करते हैं जयमल और फत्ता। कौन करते हैं? जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता। इन फत्ता की ही रानी हुई है। रानी का नाम है फूल कंवर। रानी का नाम क्या है? फूल कंवर। ये फूल कंवर जो है फत्ता की तो रानी है और जयमल की क्या है? बहन है। जयमल की कौन होती है? बहन। जयमल की बहन मतलब ये आपस में क्या है? जीजा साला। कौन है? जीजा साला। इनकी बहन कौन है? फूल कंवर। और ये फत्ता कौन है? फत्ता की रानी का नाम क्या है? फूल कंवर। तो इस जोहर किसके नेतृत्व में किया जाएगा? फूल कंवर के नेतृत्व में। जोहर किसके नेतृत्व में? फूल कंवर के नेतृत्व में। फूल कंवर के नेतृत्व में। इस युद्ध के पश्चात, इस साके के पश्चात अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया। 3000 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 3000 लोग मारे गए। और अकबर के ऊपर ये अमिट कलंक है। अकबर के ऊपर क्या है? अमिट कलंक है। ये कलंक लगा अकबर के ऊपर कि उन्होंने क्या किया? कत्लेआम का आदेश जारी किया। जोहर किसके नेतृत्व में हुआ? फूल कंवर के नेतृत्व, जो कि फत्ता की क्या है? रानी। और जयमल की क्या लगती है? बहन लगती है। शासक उस समय उदय सिंह थे, पर उदय सिंह क्या कर रहे थे? जंगलों में भाग गए थे। आक्रमणकारी कौन है? अकबर। घेरा कब डाला उसने? 1567 में। साका कब हुआ? 25 फरवरी 1568 में। 1 वर्ष का घेरा डाला। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट है वो डाल के लिख लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक कहा जाता है कि यह एक गिरी दुर्ग है। किस तरह की श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग है। यह एक गिरी दुर्ग है। यह एक गिरी दुर्ग है जो कौन से पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। किसके पठार पर? मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पर क्या है? स्थित है। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो आकृति है वो व्हेल मछली के समान है। किसके समान है? व्हेल मछली के समान है। व्हेल मछली के समान है। व्हेल मछली के समान है। फिर एक और बात आती है कि जो प्रथम साका हुआ है, इस प्रथम साके का आंखों देखा हाल अमीर खुसरो ने किया है। किसने किया है? अमीर खुसरो ने। किसमें किया है? तो तारीख अलाई के अंदर किया है। अमीर खुसरो ने तारीख अलाई में किया है। तारीख अलाई में किया है। तारीख अलाई में किया है। प्रथम साके का वर्णन, आंखों देखा हाल, अमीर खुसरो उस समय वहीं पर साथ में थे। फिर बोला मैंने आपको तृतीय साके के बाद में, तृतीय साके के पश्चात अकबर ने कत्लेआम का आदेश दिया। कत्लेआम का आदेश दिया जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद में मिलता है। श्यामल दास की पुस्तक किस में मिलता है? वीर विनोद में। वीर विनोद में मिलता है। और प्रथम साके का वर्णन कहाँ मिलता है? तारीख अलाई में, जो किसने लिखी है? अमीर खुसरो ने। और तृतीय साके का जो वर्णन है जिसमें उसने कत्लेआम का आदेश दिया है कि कत्ल हुए हैं, 3000 लोग मारे गए हैं, उसका जो वर्णन मिलता है वो श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद के अंदर मिलता है। ये एक प्रकार का क्या है? गिरी दुर्ग है, जो मेसा के पठार के ऊपर क्या है? स्थित है। एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग की एक और विशेषता है, इस दुर्ग को आप धानवन श्रेणी को छोड़कर और किसी भी श्रेणी में रख सकते हैं। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसको धानवन श्रेणी को छोड़कर, धानवन क्या होता है? जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हो। किससे घिरा हो? चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हो। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एकमात्र दुर्ग है जिसको धानवन श्रेणी को छोड़कर आप किसी भी श्रेणी में रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप,
एकमात्र दुर्ग जिसे धानवन श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। अन्य सभी श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। अन्य सभी श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिख लिया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर और क्या है, गोरा बादल महल है, फतेह प्रकाश महल है जिसका निर्माण फतेह सिंह ने कराया। वर्तमान में संग्रहालय चलता है यहाँ पर, वर्तमान में क्या है, संग्रहालय। उसके अलावा क्या है, कुंभा महल है जिसमें एक जैसे 9 महल भी बने हुए हैं, जिसको 9 कोटड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभा के महलों को 9 कोटड़ी। कुंभा के महलों को 9 कोटड़ी कहा जाता है। श्रृंगार चंवरी है, श्रृंगार चंवरी जो बनाई है कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलाक ने बनाई है, कुंभा ने नहीं बनाई है। ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाने वाली बात है। कुंभा के कोषाध्यक्ष हुए बेलाक, और बेलाक ने निर्माण किसका कराया? श्रृंगार चंवरी का। प्रारंभ में ये क्या थे? शांतिनाथ जैन मंदिर थे। क्या थे प्रारंभ में? शांतिनाथ जैन मंदिर। रमाबाई का जो विवाह हुआ है वो इसी श्रृंगार चंवरी के अंदर हुआ है। और किसके साथ में विवाह हुआ है? मंडलिक के साथ में। फिर मैंने आपको यहाँ एक बात बोली थी कि श्रृंगार चंवरी एक और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। वो जो श्रृंगार चंवरी है वो महाराजा तखत सिंह ने बनाई है। किसने बनाई है? तखत सिंह ने। उस श्रृंगार चंवरी के अंदर जो जोधपुर के शासक हुआ करते थे उनका राज तिलक होता था, उसके अंदर किसी का विवाह नहीं हुआ है। वहां की जो श्रृंगार चंवरी है वो किसके काम आती है? राज तिलक होते थे वहां पे राजाओं के। एक और श्रृंगार चंवरी कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। फिर देखो, फिर मैंने आपको बोला विजय स्तंभ। अब विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ क्या है? एक ही है। 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध हुआ राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य, जिसमें राणा कुंभा क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। और विजय होने के पश्चात में विजय स्तंभ का निर्माण करते हैं। और ये जो विजय स्तंभ है ये राणा कुंभा की कीर्ति को प्रदर्शित करता है। इस कीर्ति को प्रदर्शित करने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? कीर्ति स्तंभ। ये जो निर्माण कार्य शुरू करते हैं वो 1440 के अंदर करते हैं, और जो पूर्ण होता है वो होता है 1448 के अंदर। वास्तुकार जो है वो है इसके जेता। कौन है? जेता। पर बाद में सहयोग कौन करते हैं? इनके पुत्र पूंजा, पोमा और नापा। इसकी जो लागत आई है वो उस समय कितनी आई है? 90 लाख रुपए। कितनी आई है? 90 लाख। इसको बनने में कितने साल लगे? 8 साल लगे। बनने में कितने साल लग गए? 8 साल। उसके अलावा क्या है, 15 अगस्त 1949 को राजस्थान की प्रथम इमारत, 15 अगस्त 1949 को राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर क्या जारी किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है। राजस्थान पुलिस का क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। इसके अंदर कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिलें। इसके अंदर सीढ़ियां कितनी है? 157 सीढ़ियां हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 फीट है। इसकी तीसरी मंजिल पर क्या खुदा हुआ है? अरबी भाषा में अल्लाह खुदा हुआ है। इसकी जो 9वीं मंजिल है वो 1857 की क्रांति के समय बिजली गिरी थी, और बिजली गिरने के कारण क्या हो गई थी? ध्वस्त हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण 1911 के अंदर किसने कराया? महाराणा स्वरूप सिंह ने कराया। फिर मैंने आपको बताया कि 8वीं जो मंजिल है उसके ऊपर कुछ भी मूर्ति नहीं है, पर इसका जो प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार पर विष्णु की मूर्ति है। मतलब ये जो विजय स्तंभ है वो किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। इसलिए इसका अन्य नाम क्या पड़ा? विष्णु ध्वजगढ़ या विजयगढ़। ये जो इसकी तुलना फर्ग्यूसन ने करी है वो रोम के टावर से करी है। किससे करी है? रोम के टावर से। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार क्या है कि दिल्ली की कुतुब मीनार भी इतनी मजबूत नहीं है जो कि विजय स्तंभ के समान तुलना कर सके। फिर मैंने आपको बताया जैन कीर्ति स्तंभ। एक शब्द का अंतर है कीर्ति स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ में, सिर्फ जैन आगे लगा हुआ है। जैन आगे लगा है मतलब ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है। इसका निर्माण किसने कराया? अत्रि। अत्रि कौन थे? इसके वास्तुकार। इसको पूर्ण करने का काम जो किया है वो महेश ने किया है। महेश जो है वो इनके पुत्र हैं। इसमें कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें। ऊंचाई कितनी है इसकी? 70 फीट। ऊंचाई कितनी है? 70 फीट। फिर मैंने आपको बताया प्रथम शाखा। प्रथम शाखा जो हुआ है उस समय उन्होंने घेरा डाला। किसने घेरा डाला? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब डाला? 28 जनवरी 1303 को। उस समय वहां के जो शासक थे वो थे रावल रतन सिंह। ठीक है, रावल रतन सिंह के जो सेनापति थे वो कौन थे? गोरा और बादल। ये गोरा और बादल आपस में क्या है? चाचा और भतीजा। शाखा किस दिन हुआ है? 26 अगस्त 1303 को। शाखा का मतलब है केसरिया प्लस जोर।
केसरिया कौन करते हैं? रावल रतन सिंह। जौहर कौन करती है? रानी पद्मनी। जौहर कौन करती है? रानी पद्मनी। इस युद्ध के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? कत्लेआम का आदेश दिया, और कत्लेआम का आदेश देने के बाद में इस दुर्ग को किसको सौंपा? अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा, और खिज्र खां को सौंपने के बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? खिजराबाद कर दिया गया। फिर द्वितीय साका हुआ है 8 मार्च 1537 को। आक्रमणकारी कौन है? बहादुर शाह जफर। कहाँ का शासक है? गुजरात का। कहाँ का शासक है? गुजरात का। शासक उस समय विक्रमादित्य थे। राणा सांगा के 2 पुत्र हुए, विक्रमादित्य और उदय सिंह। उस समय अल्पायु थे, इसलिए इनको कहाँ भेज दिया जाता है? ननिहाल भेज दिया जाता है। केसरिया करने की इनकी स्थिति नहीं होती है। तो केसरिया कौन करते हैं? देवलिया के ठाकुर हुए हैं। सामंती प्रथा थी, जो छोटे ठाकुर होते थे उनको सामंती व्यवस्था में भेज दिया जाता था, सामंत बना दिया जाता था। देवलिया के ठाकुर है वो रावल बाग सिंह है। रावल बाग सिंह ने क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। जौहर कौन करती है? रानी कर्णावती। कर्णावती के द्वारा ही इस साके के अंदर हुमायूं को क्या भेजी जाती है? राखी भेजी जाती है। हुमायूं को क्या भेजी जाती है? राखी भेजी जाती है। तीसरा जो साका है उसके समय आक्रमणकारी है अकबर। अकबर जो है इस समय 1 महीने का घेराव डालते हैं। 1 महीने का क्या डालते हैं? घेराव डालते हैं। कब हुआ है आक्रमण? 25 फरवरी 1568। साका कब हुआ? 25 फरवरी 1568। उस समय शासक जो होते हैं वो उदय सिंह होते हैं। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर शासक कौन है? उदय सिंह है। पर यहाँ पर केसरिया जो कर रहे हैं वो जयमल और फत्ता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उस समय उदय सिंह यहाँ से कहाँ भाग जाते हैं? जंगलों में भाग जाते हैं। जयमल और फत्ता जो है, फत्ता की रानी है फूल कंवर, और इन जयमल की क्या होती है? बहन होती है। इनके नेतृत्व में क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है। इसके बाद अकबर क्या करते हैं? कत्लेआम का आदेश देते हैं। क्या देते हैं? जिसमें 3000 लोग मारे जाते हैं। कितने लोग मारे जाते हैं? 3000 लोग। और इसका जो वर्णन है वो मिलता है श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद। किसमें मिलता है? वीर विनोद। फिर मैंने आपको बताया कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो एक प्रकार का गिरी दुर्ग है, जो कि किसके पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। इसकी जो आकृति है वो वेल मछली के समान है। आकृति किसके समान है? वेल मछली के समान। प्रथम साका जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था तब हुआ, तो वो जो उसका जो वर्णन किया है वो अमीर खुसरो ने किया है। और किसमें किया है? तारीख अलई के अंदर किया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसको धानवन श्रेणी को छोड़कर आप अन्य किसी भी श्रेणी में रख सकते हैं। धानवन का मतलब होता है मरुस्थल, जो चारों ओर से क्या गिरा हो? मरुस्थल से गिरा हो। तो इसी के साथ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अगला जो दुर्ग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुंभलगढ़, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में।